कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सौतेली बहनें। रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे 2 बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली। मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, शिवानी, सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ, आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ? मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो। और सुहानी, तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था। फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन, दीदी, मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है। तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ, मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी, तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहाँ जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे, और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तब फ़ोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे, मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियां जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहां का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहां से निकलने लगते हैं
और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है। शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज की ओर जाते ही उसे पता चलता है कि सुहानी पहाड़ी पर लटकी है। ये सब देखकर शिवानी बहुत घबरा जाती है। शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज दी मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसीलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके हाथ पे बांध देती है और अब वो दोनों बस के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है शिवानी? हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है और वो सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, मगर मेरी बच्चियों, खुद का भी ख्याल रखा करो। उस दिन के बाद दोनों सौतेली बहनों ने अपने बीच की सब नोकझोंक बंद कर दी और हंसी खुशी सगी बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं छोड़कर प्यार से रहना चाहिए। चंदनपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। पति, 2 बच्चे और एक बेटी, ऐसा उनका पूरा परिवार था। उसका पति श्रीधर पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। उसके कमाई से ही घर चलता था। चंपा ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल के रखी थी। उससे उसे जो भी मुनाफा होता वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा अशोक डॉक्टर और छोटा बेटा रवि वकील बन जाता है और दोनों अपनी ट्रेनिंग पूरी करने लगते हैं। एक दिन उनकी बहन ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और ज्योति की शादी पड़ोस के गांव के सरपंच जी के बेटे से हो जाती है। ज्योति बहुत ही कामचोर और गुस्सा करने वाली होती है। इसी कारण उसके ससुराल से उसे निकाल दिया जाता है। वो अपने पति को लेकर अपने मायके रहने आती है। अब चंपा का जमाई दुकान चलाता है और चंपा और ज्योति आराम से वहाँ रहती है। अरे ज्योति, जरा अपने कामचोर पति को कुछ काम करना क्यों नहीं सिखाती हो? कुछ काम का नहीं है वो। अरे हाँ माँ, उनके पिताजी ने तो उन्हें ही घर से निकाल दिया और हमारे माथे मर दिया। जाने दो, पति है। माँ और बेटी इसी तरह तानेबाजी करती रहती। अब बड़े बेटे अशोक की शादी उन्हीं के गांव के एक लड़की से करा दी गई, लेकिन उस लड़की से भी चंपा बहुत काम करवाती और वो बेचारी सासू माँ का आदर करके सब काम चुपचाप करती थी। एक दिन वो काम करके थक गई और एक जगह पर बैठ गई। ए कामचोर कमला, इतना सारा काम पड़ा है घर में, क्या वो तुम्हारा बाप आके करेगा? चलो उठ, काम कर। हाँ हाँ माँ जी, करती हूँ। ऐसा कह के कमला अपने काम पर लग जाती है और सारा काम खत्म कर देती है। चंपा अपने बेटे अशोक से घर आने के बाद चुगलियां किया करती थी। अशोक घर आकर कमला को बहुत भला बुरा कहता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठाया करता था। ये सब रवि देखा करता था और रवि को बहुत बुरा लगता था। अशोक मारने आता तो रवि बीच में पड़ जाता और माँ बाप को डांटता था और वही झगड़ा खत्म हो जाता था। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। रवि को रंजना नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ, मगर रवि, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए पहले तुम इसका कोई हल निकालो। अरे रंजना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन की क्या बात है? मगर रवि, तुम भी अगर मुझे मारने पीटने लगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगी। अरे हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हारा अधिकार है। अगले दिन रवि अपने घर में रंजना के बारे में बताता है। रवि की माँ चंपा उसे साफ मना कर देती है। रवि, तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करो बेटा। इस घर में ये आखिरी शादी है और मेरे भी कुछ अरमान है बेटा। अजय, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम इसकी बात मान जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रंजना से, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। सब चुप हो जाते हैं। अगले दिन रवि मंदिर से शादी करके घर आता है। सब अचरज से रवि की ओर देखते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं।
कमला उन दोनों का स्वागत करती है और वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कैसे लगा मेरा घर? अच्छा है, मगर सब मिलजुल के रहे तो और भी अच्छा होगा। रंजना, तुम्हें मेरी माँ को सबक सिखाना होगा, तभी घर के सारे सदस्य ठीक हो जाएंगे। ठीक है रवि, जैसा तुम चाहो। अगले दिन रंजना अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी रुको, मेरे भगवान के मंदिर में तुम मत आओ, जाओ यहाँ से। ये कहकर सास रंजना को वहां से भगा देती है और घर के किसी भी काम को करने से मना कर देती है। तब क्या माँ जी, आज से मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। क्या बोल क्या रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो। पता है ना, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। रातों रात खबर छाप दूंगी और कोर्ट के चक्कर लगेंगे वो अलग, समझिए आप। सास चुपचाप देखने लगी और उसकी बेटी और ससुर भी देखते ही रह गए। रंजना ने कमला से कहा, दीदी मुझे आपसे काम है, आप मेरे कमरे में आइए। और हाँ, आज से खाना ज्योति दीदी आप बनाएंगी। अरे माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मुझे काम करने को बोल रही है। अजी सुनते हो? चलो मेरी मदद करो। हाँ आता हूँ। ज्योति किचन का काम करने चली गई और सास बाहर का काम करने लगी। रंजना कमला को लेकर अपने कमरे में गई और उससे कहा, कमला दीदी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप चुपचाप सह लेती हो, उसका ये नतीजा है। अब देखो दीदी कैसे काम कर रही है। आप कुछ काम करती थी क्या शादी के पहले? नहीं रंजना, मगर अब घर से ही अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करने का सोच रही हूँ। बहुत अच्छे दीदी, अब आप किसी से मत डरिए, हम हैं आपके साथ। सच में किसी के साथ होने का कितना महत्व होता है। अब उसकी सासू माँ ही घर के सारे काम करने लगी थी और ज्योति को काम करवाने की वजह से ज्योति भी अपने ससुराल जाने की सोच रही थी। अजी, यहाँ तो काम वाली से भी ज्यादा बुरी हालत हमारी हो गई है। चलो हम हमारे घर चलते हैं, सब है हमारे यहाँ। अरे रे, आप कहाँ चली? अभी भी काम बाकी है। ज्योति का पति रंजना से धन्यवाद कहता है और ज्योति को लेकर अपने घर चला जाता है। अब सासू माँ एक दिन पूरा काम करके इतना थक जाती है कि उसके बदन में बहुत दर्द होने लगता है। तब दोनों बहू सास के पास चली आती है और एक बहू सास के पैर दबाती है तो दूसरी बहू सर दबाती है। सासू माँ उठकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, अब से कभी ये गलती नहीं होगी। सास को उसके किए पर पछतावा होता है और ये देखकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश हो जाते हैं। रवि और रंजना भी बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, जो आज तक नहीं हुआ वो तुमने करके दिखाया। बहू हो तो ऐसी। रंजना अपने बर्ताव के बदले माफी मांगती है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब मिलके परिवार बनता है और हम सब परिवार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। परिवार के काम मिल बांट कर करना ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है। कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। हमीरपुर नाम के गांव में एक पप्पू नाम का ढाबा था। उस ढाबे का नाम गांव-गांव में पहुंचा हुआ था। पप्पू उस ढाबे में वेज और नॉन वेज खाना रखा करता था। उसके खाने के चर्चे जगह जगह पर फैले हुए थे। उसी वजह से उस ढाबे में बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आया करते थे। उस ढाबे का मालिक पप्पू बहुत कंजूस किस्म का आदमी था। वो हमेशा किसी भी भिखारी को या भूखे आदमी को मदद नहीं करता था। वो हमेशा उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया करता था और अपने ढाबे का खाना फेंक दिया करता था। उस पप्पू ढाबे पर 2 आदमी काम किया करते थे। उनका नाम था राजू और श्याम। वो दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान थे, मगर मालिक के सामने उनका कुछ भी नहीं चलता था। वो हमेशा मालिक की कही बातें माना करते थे। एक दिन उनके यहाँ एक भिखारी औरत भीख मांगने आती है और वो भिखारन बहुत दिनों से भूखी दिखाई देती है। मालिक, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता मालिक। अरे, हमारे यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। बेटा, कितने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, तुम मुझे खाना दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अरे राजू, इस भिखारन को यहाँ से निकालो, बाद में वो काम करो, समझे? साहब, कृपा करके खाना दे दो, मुझ भिखारन पर बड़ी कृपा हो जाएगी। यहाँ से चली जाओ, मुझे काम करना है। मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के मुंह लगने का वक्त नहीं है।
माँ जी, आप यहाँ से चली जाइए। क्या जमाना आ गया है। ऐसा कहकर भिखारन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे चक्कर आकर गिर जाती है। और ये सब राजू देख बहुत हैरान हो जाता है और वो उस भिखारन के पास चला जाता है। तभी वो देखता है कि भिखारन अब मर गई है। ये देख वो बहुत घबरा जाता है। मालिक, ये भिखारन मर गई है, अब इसका क्या करें मालिक? आपने इसको खाना ना देने की वजह से ये भिखारन मर गई, अब क्या करें मालिक? अरे इसे किसी ने देखा नहीं है ना? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा मालिक। अब इसको अपने ढाबे के पीछे वाली जमीन में गाड़ दो और ये खबर किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। जी मालिक। अब जाओ, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। ऐसा बोलकर पप्पू काम करने अपने ढाबे पर बैठ जाता है और राजू उस भिखारन की लाश को ढाबे के पीछे की जमीन में दफन कर देता है और आकर अपना काम करने लगता है। अब उस दिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चलता। इसी वजह से वो सारे नौकरों को जल्दी काम से छुट्टी दे देता है और खुद भी जल्दी घर चला जाता है। मालिक को ऐसा आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ये वहम है, ऐसा उसको लगता है। अरे मेरे मन का वहम है, जाने दो, जल्दी घर चले जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे खाना खाता है। मुझे खाने को नहीं दिया और खुद मजे से खा रहा है। अब मैं तुझे मजे से खाना नहीं खाने दूंगी। ऐसा कहकर भिखारन उसके खाने की प्लेट में खाना गायब कर देती है और मालिक भूखा रह जाता है। अगले दिन मालिक ढाबे पर आकर अपना काम शुरू कर देता है। तभी वहां ढाबे पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं और ग्राहक आने की वजह से राजू उनको खाना परोसता है। तभी ग्राहक, अरे ये कैसा खाना दिया है, कुछ स्वाद ही नहीं है, कितना तीखा बनाया है, ये खाना हमें नहीं चाहिए, ये खाना। रुकिए, कुछ गलती हो गई होगी राजू से, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए अभी दूसरा भोजन मंगवाता हूँ। जी नहीं, हमें दूसरा खाना नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। ये सब सुन के मालिक राजू पर बहुत गुस्सा हो गए और उससे, अरे राजू, ढंग से तो खाना बनाया करो, इतना तीखा खाना मत बनाया करो, समझे? जी मालिक, ऐसा ही करूंगा। अब राजू वहां से चला जाता है और मालिक भी वहां से चला जाता है और उस ढाबे पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, मगर उस मालिक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था। अरे राजू, हमारे ढाबे पे हर रोज एक ग्राहक की कंप्लेंट क्यों आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मालिक, हम तो मन लगाकर खाना बनाते हैं, मगर फिर भी ग्राहक कुछ ना कुछ बोलकर चले जाते हैं। मुझे लगता है उस भिखारन का भूत है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? चल काम कर। जी मालिक। ऐसा बोलकर राजू अपना काम करने लग जाता है और जल्दी काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजू जल्दी ढाबे पर आता है और अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। तभी एक बड़ी कार आकर ढाबे के सामने रुकती है और उसे देखकर राजू उनके स्वागत के लिए जाता है और बोलता है, आइए साहब, आपका हमारे पप्पू के ढाबे में स्वागत है। ये सब देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं और राजू से बोलते हैं, हम आपके ढाबे का नाम सुनकर यहाँ आए हैं, क्या स्पेशल है आपके यहाँ पे? ये लीजिए साहब मेनू कार्ड, आप ये सब देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें इस ढाबे की स्पेशल डिश कौन सी है, वो खिलाओ। ऐसा बोलते ही राजू खुशी से बोलता है, जी साहब, अभी आपके लिए चिकन की स्पेशल डिश और कीमा लेकर आता हूँ, बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ पे। जी, लेकिन जल्दी लेकर आना, बहुत जोर से भूख लगी है। जी साहब, अभी गया और अभी आया। राजू अपने ढाबे के किचन में चला जाता है और उनके लिए एक स्पेशल थाली सजाकर लेकर आता है। उसमें गर्मा गर्म खाना परोसता है। वो टेबल पर थाली रखता है और वहां से चला जाता है। तभी आदमी खुशबू सूंघकर, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो चक्कर देखता हूँ। वो आदमी उस थाली में से कुछ खाए, तभी वो थाली हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, भूत भूत, यहाँ पे तो भूत है। ऐसा बोलकर वो लोग भाग जाते हैं और उसके साथ सारे ग्राहक भाग जाते हैं। अब उस ढाबे पर कोई नहीं आता। अब ये सब देखकर राजू अपने मालिक से, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सच में वो भिखारन का भूत है,
मुझे ये सब देखकर सच में ऐसा लगने लगा है। पड़ोस के गांव में एक सिद्ध बाबा रहते हैं, उनके यहाँ जाकर देखते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। अब मालिक और राजू ढाबे से निकलकर जल्दी से दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं और दूसरे गांव जाने के बाद राजू उन्हें वो सिद्ध बाबा के पास लेकर जाता है और वहां जाकर देखते हैं तो बाबा ध्यान में मग्न रहते हैं। वो देख राजू और मालिक उनके सामने बैठ जाते हैं और बाबा के ध्यान खत्म होने का इंतजार करते हैं। तभी बाबा का ध्यान पूरा होता है और वो आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो राजू और उसका मालिक उसके सामने बैठे होते हैं। तभी बाबा, क्या हुआ वत्स, बड़े चिंता में लग रहे हो? मालिक, मेरे ढाबे पे भूत का साया है, ऐसा सब बोलते हैं, क्या ये सच है बाबा? अब बाबा अपना ध्यान लगाकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस ढाबे के मालिक ने उस भिखारन को खाना नहीं दिया था। अब बाबा आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, वत्स, तुमने तुम्हारे ढाबे पर आए हुए भिखारन को खाना ना देने की वजह से वो वहां मर गई और इसी वजह से वो अब ये सब कर रही है। बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है, मगर तुम्हें करना होगा। आप बताइए बाबा, आप जो भी बताएंगे मैं वो करूंगा। तुम्हें तुम्हारे ढाबे के पीछे की लाश को निकालकर जलाना होगा और उसका पिंडदान करना होगा। इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और जिंदगी में कभी भी किसी भिखारी को भूखा नहीं भेजना। नहीं बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ। बाबा का आशीर्वाद लेकर मालिक वहां से निकलता है और अपने ढाबे पर आकर उस लाश को जलाने की पूरी तैयारी करता है और उस लाश को खोदकर उसको जलाते हैं। अब मालिक उसके ढाबे पर आने वाले किसी भी भिखारी या गरीब को खाली हाथ और भूखा कभी नहीं जाने देता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और भूखे लोगों को हमेशा खाना देना चाहिए। किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए। कई साल पहले धर्मपुर गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए नंदू धर्मपुर छोड़कर दूसरे गांव जामनगर आया। वहां की सब्जी मंडी देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, कितनी अच्छी मंडी है। मैं भी खुद का कुछ व्यापार शुरू करूंगा, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन स्कूल के मास्टर जी हमेशा कहते थे किसी भी सफलता की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। मैं भी इन 10 रुपए से मेरा कारोबार शुरू करूंगा। ऐसा सोच के नंदू एक सब्जी वाले के पास आया। चाचा, ये नींबू कैसे दिए? एक नींबू 1.5 रुपए में, लेकिन 10 लोगे तो 10 रुपए में दे दूंगा। चाहिए तो बोलो। नंदू ने 10 रुपए देकर 10 नींबू खरीदे और मंडी के एक कोने में जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर सारे नींबू रख दिए। ले लो भाई, ले लो, रसीले खट्टे मीठे नींबू ले लो। 2 रुपए का एक, 10 लोगे तो 15 में मिलेंगे। नंदू दिन भर आवाज लगाता रहा। शाम को एक आदमी वहां आया और 15 रुपए देकर 10 नींबू ले गया। नंदू बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, 10 रुपए की खरीदी पर 5 रुपए का मुनाफा, वो भी एक ही दिन में। अब मुझे समझदारी से ये काम बढ़ाना होगा। अगले दिन नंदू फिर उस नींबू के व्यापारी के पास गया और नींबू खरीदकर फिर से बेचने लगा। उस दिन भी उसे फायदा हुआ। अब धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगा। एक दिन वो नींबू के एक बड़ी टोकरी बेचने के काबिल हुआ। एक दिन जब वो मार्केट से गुजर रहा था, उसने खाना खिलाने वाला ठेला देखा। लोग वहां खाना खा रहे थे, लेकिन ठेले वाले ने पीने के पानी का प्रबंध नहीं किया था। क्यों भाई, खाना बेचते हो, लेकिन खाना खाने के बाद हमारी प्यास कौन बुझाएगा? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? माफ करना सेठ, लेकिन जिस कीमत में यहाँ खाना मिलता है उसमें पानी का प्रबंध मैं नहीं कर सकता। आप घर जाकर पानी पीजिए। ये घटना देखकर नंदू सोच में पड़ गया और दूसरे ही दिन उसने खाने के ठेले के पास नींबू पानी का ठेला लगाया। ले लो भाई, ले लो, ठंडा ठंडा नींबू पानी ले लो, सिर्फ 1 रुपए में 1 गिलास। आओ, अपनी प्यास बुझाओ। दोपहर को खाना खाने के बाद कई लोग नंदू के ठेले पे आकर नींबू पानी पीने लगे। 1 महीने के बाद नंदू ने अच्छे खासे पैसे कमाए और बचे हुए समय में नींबू भी बेचने लगा। ऐसे ही कई साल गुजर गए। उस मार्केट में कारोबार करते करते नंदू बड़ा हो गया। एक दिन एक महाशय उस मार्केट में आए। बेटा, जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम गोविंद है और मैं इस मार्केट का चेयरमैन हूँ। जी, आपको कौन नहीं जानता।
आप जैसे भले इंसान की वजह से ही मेरे जैसे छोटे छोटे व्यापारी अपना गुजारा कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। मैं तो आपको बचपन से ही देखता आया हूँ। बहुत खुशी हुई तुम्हारी सफलता देखकर। मैं भी तुम्हें जानता हूँ। तुम जब यहाँ आए थे तब अनाथ थे, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर तुमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। क्या तुम मेरी बेटी सुकन्या से शादी करोगे? मुझे तुम्हारे जैसा ही मेहनती और होशियार जमाई चाहिए। मेरी बेटी को तुमसे अच्छा पति नहीं मिल सकता। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्यों नहीं सेठ जी, आपने मुझ जैसे अनाथ को आपके परिवार का हिस्सा बनाने की सोची, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे रिश्ता मंजूर है। और इस प्रकार नंदू की शादी गोविंद जी के बेटी से बड़े धूमधाम से हो गई। और फिर नंदू ने अपने ससुर की सहायता से अपने व्यापार को और बढ़ाया और खूब तरक्की की। तो देखा दोस्तों, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, जैसे नंदू के थे।